Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसवी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था विद्युत विभवांतर के बारे में। ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है ये जाना था, फिर 1 वोल्ट का डिफिनीशन दिया था। तो उसी बेस पे एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको हम लोग देखेंगे आज। क्वेश्चन ये है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, हमारा दिया है क्या, विभवांतर दिया है 12 वोल्ट, यानी कि V इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। फिर यहाँ पे चार्ज दिया है, चार्ज कितना है 2 कूलम, चार्ज यानी Q 2 कूलम। ठीक है, फिर कह रहा है कि वर्क डन पूछ रहा है हमसे कि कार्य कितना होगा, और हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा है, V इक्वल टू W/Q, यानी कि एकांक, हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये विद्युत विभवांतर दिया है और चार्ज दिया है, यानी कि V दिया है और Q दिया है, W पूछ रहा है, तो हम लोग W को फाइंड आउट करेंगे। W इक्वल टू V इंटू Q। ठीक है, V है 12 वोल्ट इंटू Q है 2 कूलम इक्वल टू 24, और इसका यूनिट क्या होता है, वर्क का जूल होता है। ठीक है, जूल। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब इस पर बेस अन्य आप लोग भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आज हम लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जो है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। देखिए, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ओम एक साइंटिस्ट थे जिनका ये नियम है, जिन्होंने इस नियम को दिया था। तो क्या है वो नियम, ये हम लोग जानेंगे पहले। देखिए, कोई विद्युत धारा, कोई विद्युत परिपथ है। ठीक है, कोई विद्युत परिपथ हम लोग ले लेते हैं, तो उसमें कोई 2 बिंदु लेंगे। ठीक है, जिसमें विभवांतर होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर विद्युत विभवांतर होगा। तो वही है, ओम ने ये बताया कि यदि हम कोई विद्युत परिपथ लेते हैं और उनके 2 बिंदुओं के, तब उनके 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर जो होगा वो उस परिपथ में बहने वाले धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, फिर हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे अच्छे से। ओम का नियम, किसी विद्युत देखिए, ये है ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है धातु, क्योंकि धातु के तार को ही लेना है यहाँ पे। ये अधातु नहीं हो सकता है और मिश्र धातु भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा बैटरी हुआ। ठीक है, और ये की। यहाँ पे हम लोग अमीटर को जोड़ देंगे, और हाँ, अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में। ये हमारा अमीटर हुआ, ये बल्ब हुआ, और ये बैटरी हो गया। अब इसमें करंट नहीं पास करेगा, क्यों?
क्योंकि ये स्विच ऑफ है। इसको ऑन करते हैं, स्विच ऑन हो गया। ठीक, अब करंट पास करेगा ऐसे। मान लीजिए दो सिरा हम लोग जो लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको ए इसको बी। ठीक है, विद्युत विभवांतर इनके बीच होगा, पॉइंट ए और बी के। यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर को ऐड कर देते हैं जो विद्युत विभवांतर को मेजर करेगा। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। देखिए पॉइंट ए और बी के बीच हम लोग जोड़ दिया। ठीक है, अब करंट ऐसे पास करेगा। तो यही कह रहा है वो कि किसी विद्युत परिपथ में, हमारा परिपथ हो गया। ठीक है, दो धातु के तार के दो सिरों के बीच, एक सिरा ये ए और दूसरा सिरा बी। ठीक है, इनके बीच विभवांतर, इनके बीच हमारा विभवांतर होगा और उनको मेजर करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगा दिया है यहाँ पे पैरेलल में। तो प्रवाहित होने वाला धारा विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा विद्युत विभवांतर होगा, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा डिफिनीशन के अनुसार। तो फिर जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो v इक्वल टू आई, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को r सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये r हमारा कांस्टेंट है। इसी r को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। where r is resistance। ठीक है, R को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि V/I इक्वल टू R, यानी कि जो हमारा विद्युत विभवांतर होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और जो विद्युत धारा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यही हमारा प्रतिरोध होता है। ठीक है, ठीक है, तो V/I इक्वल टू R, यानी कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, हम लोग एक ग्राफ देखेंगे ऐसे, इस पे हम लोग करंट को ले लेते हैं, करंट। ठीक है, और इस पे हम लोग ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, जब हम लोग करंट को यहाँ पे रखते हैं तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसे मिलेगा। यह प्रैक्टिकल करने के बाद सही से समझ में आता है यहाँ पे। फिर हम लोग करंट को बढ़ाते हैं, कुछ यहाँ पे लेते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसे आता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक, कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, यानी कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो यही बात है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। ये तो हम लोग मैथमेटिकली देखा हम लोगों ने, V/I इक्वल टू R, लेकिन एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है R का, रेजिस्टेंस का, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम एक बार इसको बता देते हैं, फिर हम उसको नोट करेंगे। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध चालक का एक ऐसा गुण होता है, ठीक है, जो उस परिपथ में बहने वाले धारा का विरोध करता है। यही होता है प्रतिरोध। अब इसी को हम लोग लिखेंगे, इसी बात को अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ठीक, ये डिफिनीशन हुआ प्रतिरोध का। किसी चालक का ऐसा गुण जो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, उसे
प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध जो होता है वो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को रोकता है, ठीक है। ये इसका एक्चुअल डिफिनीशन हुआ। तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा है, ठीक। अब इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। तो मात्रक इसका क्या होगा, V = IR, हम लोगों ने देखा है, यानी कि V/I = R, ठीक है। V का जो यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। और धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट होगा वोल्ट प्रति एम्पियर। एक इसका दूसरा मात्रक भी होता है या ओम, ठीक है, ओम होता है। ओम साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे है जिन्होंने इसके बारे में बात किया था। तो इसका दूसरा यूनिट होता है ओम, ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। तो हम लोगों ने इसके यूनिट के बारे में बात किया, प्रतिरोध के, ओम होता है, ठीक है। ओम को हम लोग ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, इससे, ठीक है। ओम को हम लोग इससे भी लिखते हैं। इतनी बातें हो गई। अब बात यह है कि मान लीजिए कोई परिपथ है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें यदि हम लोगों को धारा को मतलब अपने कंट्रोल में करना है, धारा को अपने अनुसार कम या अधिक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ। यदि हम लोग को धारा को कंट्रोल करना है, इसका मतलब कि हमें वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एक इसका दूसरा रास्ता है, ठीक है। यदि हम लोग वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और फिर भी हम लोग को करंट को कंट्रोल करना है, तो फिर कैसे करेंगे। तो एक होता है, उसको हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रक, ठीक है। धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, ठीक है। तो क्या होता है, ये स्रोत के, ठीक है, स्रोत के वोल्टता में परिवर्तन किए बिना परिपथ के धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। अब इसके डिफिनीशन को ध्यान से देखिए। स्रोत की वोल्टता में परिवर्तन किए बिना परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जब हम लोगों ने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध को किस तरह से निरूपित कर रहे थे। प्रतिरोध जैसे बनता है उसी तरह से, और इसमें एक ऐसे तीर लगा देते हैं, ठीक है। यही होता है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक का सिंबल, ठीक है। तो फिर ये बात हो गई। अब फिर हम लोग बात करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिन पर जो हमारा प्रतिरोध है वो डिपेंड करते हैं। कुछ फैक्टर तो होंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे कारक होंगे जिसको हम यूज करें तो हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मतलब कुछ ऐसे ही होते हैं फैक्टर्स। अब उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करिए इसका डिफिनीशन आप लोग।
अब हम लोग फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये सर्किट देखा, ये बैटरी हुआ, ये स्विच हुआ, ये मीटर हुआ। ठीक है, इसमें करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अभी ओपन है, हमारा जो सर्किट है ये अभी ओपन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है पिछले टर्म पे कि जब सर्किट ओपन होता है तो करंट पास नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को तार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना तार जोड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आप लोग इतना तार जोड़ देंगे इसमें तो करंट पास करेगा। सपोज अगर हम लोग तार इसके दोगुने लंबाई की जोड़ देते हैं, मान लीजिए इतने की ज़रूरत है, हम लोग इससे बड़ा जोड़ देते हैं, मान लीजिए हम लोग तार इतना बड़ा जोड़ देते हैं, तब क्या होगा? यहाँ पे जब हम लोग जोड़ेंगे तो ऐसे होगा, तार ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई तो उसको इतनी चाहिए लेकिन बड़ा है तार, तो क्या होगा? तब हम लोग देखेंगे कि जो इसमें करंट पास करेगा, ठीक है, इसमें जो करंट पास करेगा वो कम करेगा पास। यानी कि जब हम लोग तार बड़े साइज की ले लेते हैं तो इसमें बहने वाली धारा कम हो जाती है। इससे हम क्या समझ रहे हैं? यानी कि जो करंट होता है यानी I वो प्रोपोर्शनल टू 1/L। यानी कि यदि हम लोग लंबाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग तार की लंबाई बढ़ा देते हैं तो जो विद्युत धारा होगी वो कम होगी। तो इससे हम लोग ये समझ पा रहे होंगे कि उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता होगा, क्योंकि प्रतिरोध धारा का विरोध करता है। यानी कि जो इसमें प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग तार की लंबाई बढ़ा देते हैं उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या होगा? करंट कम पास करेगा। यही बात हुई। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब फिर हम लोग देखेंगे दूसरा फैक्टर क्या है। ये हमारा 1 हुआ। दूसरा फैक्टर क्या होगा? जब हम लोग तार लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग तार लेते हैं तो सामने से देखने पे ऐसे दिखता है। तार को हम लोग सामने से देखते हैं तो ऐसे दिखता है। ठीक है, ये सर्किल की तरफ दिखता है। मान लीजिए इसका रेडियस कुछ है, 1-2 मिलीमीटर होगा कुछ ऐसे। इसका हम लोग जब एरिया लेंगे तो एरिया भी आएगा πr² से। ठीक है, यदि हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं, यानी कि ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है तार का, ये हम लोग बढ़ा देते हैं, तो फिर इसमें क्या होगा कि जो इसमें धारा बहेगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो उसमें धारा कम बहता है, और यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग बढ़ा देते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उसमें बहने वाली धारा ज़्यादा हो जाएगी। इससे हम लोग ये समझ रहे होंगे कि जो उसमें प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं तो धारा ज़्यादा बहेगी। इसका मतलब कि करंट उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके जो चालक होता है उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? यदि हम लोगों ने तार को, मान लीजिए कि हम लोग कॉपर वायर लिए हैं, ठीक है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ और होगा। यदि हम लोग उसको एल्यूमिनियम वायर ले लेते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ और होगा। तो यहाँ मेनली हम लोग एक तार की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को 2 तारों के बीच कंपेयर नहीं करना है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिख लेते हैं वैसे प्रकृति। ठीक है, प्रकृति पर निर्भर करता है चालक के। जो चालक तार है हमारा उसके प्रकृति पर निर्भर। अब ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तब हमारा होगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट को हटाएंगे,
प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। R इक्वल टू, हम लोगों ने प्रोपोर्शनल को हटाया, ये कांस्टेंट आया, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रो, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट करिए, फिर इसके बारे में हम बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या पाया, जो R होता है इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ठीक है। अब हम लोग ये जो रो कांस्टेंट है इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, रो इक्वल टू R A बाई L, ठीक है। R का यूनिट क्या हुआ, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक, ओम। फिर हमारा ये एरिया है, एरिया ऑफ वायर या कंडक्टर, उसको हम लोग उसका एरिया होगा, उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर अपान लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, मीटर, ठीक। इसका मतलब हुआ 1 मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा इसका यूनिट मीटर, यानी कि ओम मीटर। जो यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का वो क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। अब हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। अब इतना आप लोग ये नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। पहले क्वेश्चन को यहाँ तक हम लोग देखेंगे। ये हमारा करंट दिया है, यदि हीटर में 4 एम्पियर विद्युत धारा बहता है, ठीक है, और विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है, तब उसके बीच हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि कितना उसके बीच प्रतिरोध है। तो फिर इतना पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। इसी में करंट हमारा दिया है I इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट। तो फिर हम लोग इसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा रेजिस्टेंस, अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा V इक्वल टू I इंटू R, यानी कि R इक्वल टू V अपान I। V हमारा कितना है, V कितना है 60 वोल्ट है, तो 60 अपान करंट है 4 एम्पियर, 4 इक्वल टू हो जाएगा 15, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक। यहाँ तो हम लोग R कैलकुलेट कर लिए। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितना धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाए। यानी कि पहले जो विभवांतर था वो 60 वोल्ट था, वो कह रहा है कि यदि हम लोग विभवांतर को 60 से 120 यानी 120 कर देते हैं, तब उसमें करंट कितना पास करेगा। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग करंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा R हो गया 15 ओम, और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V इक्वल टू 120 वोल्ट। तब हमसे पूछ रहा है कि विद्युत हीटर कितना धारा लेगा, यानी कि हमसे I पूछ रहा है, ठीक है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग,
R इक्वल टू V अपान I। हमको I कैलकुलेट करना है, तो यानी कि I इक्वल टू V अपान R, ये हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। V है हमारा 120, R कितना है 15, तो हमारा जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 8, और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, ठीक है 8 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा तार है वो किसी पदार्थ का है, मान लीजिए कॉपर या एल्युमिनियम जो भी है, यहाँ पे दिया नहीं है स्पेसिफिक कोई है, उसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारा R दिया है, यहाँ पे L भी दिया है, और जो मोटाई A भी दिया है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है फिर कि इसी पदार्थ से किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a कर, यानी कि लंबाई को घटा दिया जाता है और उसके मोटाई को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मान लिया कि जो ये प्रतिरोध है ये R1 है, ठीक है, R1 इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला क्या पढ़ा है, R इक्वल टू रो L/A। मान लिया यहाँ प्रतिरोध R1 है, इसको R1 लिख लेते हैं, और ये कितना है इक्वल टू 4 ओम, इक्वल टू 4 ओम, इक्वेशन 1, यानी कि R1 हमारा दिया है 4 ओम। फिर आगे कह रहा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है, यानी कि लंबाई इसकी कम कर दी जा रही है और मोटाई को बढ़ा दिया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि उसका जो प्रतिरोध है वो R2 है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं जो दूसरे तार का प्रतिरोध है वो R2 है। तो R2 क्या होगा रो L/A, यही फार्मूला हमारा होता है, R इक्वल टू L/A, ठीक है। दूसरे तार का प्रतिरोध को मान लेते हैं हम R2, फिर उसके लंबाई को आधा कर दिया जाता है, यानी L रिप्लेस बाई L/2, ठीक है, और उसके मोटाई को दोगुना कर दिया जा रहा है, यानी कि A को हम लोग 2a से रिप्लेस कर देंगे। इसी को सॉल्व करना है। तो R2 इक्वल टू रो, ये हमारा हो जाएगा L, और ये 2 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 2a, यानी कि R2 इक्वल टू रो L/4a। ये को हम लोग यहाँ से 4 को हम लोग किनारे कर लेते हैं, 1/4 रो L/a, इतना हुआ, यानी कि R2 इक्वल टू इतना हुआ। फिर इक्वेशन 1 में हम लोग देखेंगे कि रो L/A की वैल्यू दिया है 4 ओम, यानी इसका वैल्यू हमको दिया है इक्वेशन 1 में, ठीक है। यहाँ से पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। R2 इक्वल टू 1/4 R1, ये इतना R1 है, ठीक है, ये इतना R1 है, और R1 की वैल्यू दिया है 4 ओम, यानी कि जो हमारा दूसरे तार का प्रतिरोध होगा वो होगा 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1 ओम। यही दूसरे तार का प्रतिरोध होगा 1 ओम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज बस इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।